हेलो दोस्तों, राही एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर मैं राही सर एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने। दोस्तों, कल हम आपसे मुलाकात नहीं कर पाए थे, कल हमने वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि आप देख सकते हैं हमारी आंख में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से हम कल का वीडियो शूट नहीं कर पाए। सबसे पहले टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको यहाँ पर कुछ चेंजेस दिखने को मिल रहा होगा। आप कमेंट में पहले सबसे पहले जवाब दीजिए, क्या अब हमारी आवाज आप तक साफ पहुंच रही है? क्या अब आपको बोर्ड पर कहीं पर कोई ऐसे अक्षर तो नहीं है जो ज्यादा लाइट की वजह से चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं? अब आपको हमारी परछाई भी परेशान नहीं करेगी। सोच लीजिए, आप मन लगा के पढ़िए, हम अपनी परछाई तक को आपको परेशान नहीं करने देंगे। तो आइए ज्यादा बातचीत ना करते हुए मैं राही सर आपके सामने आज का अगला टॉपिक लेकर के हाजिर हूँ। जैसा कि इसके पहले हम सभी लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अच्छी स्थिति का अध्ययन कर लिया था। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका दूसरा टॉपिक, निरक्षीय स्थिति। आपका टाइम ज्यादा जाया ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर आपके सामने निरक्षीय स्थिति का फिगर बना कर रखा है लैंग्वेज के लिए और नामकरण के लिए। अब मैं यहाँ पर हाजिर होता हूँ, तो ध्यान बना कर रखिएगा। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अच्छी स्थिति से थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, थोड़ा दिमाग लगा के समझिएगा। वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन वीडियो देखने के बाद मैं ये गारंटी लेता हूं कि यह वीडियो आपको एक एक पॉइंट समझा कर जाएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने एक वैद्युत द्विध्रुव लिया ए बी, तो माना, रचना साथ में सुनते जाइएगा। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिस पर -q व +q कूलम का आवेश स्थित है, जो कि एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित हैं, जो कि एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित हैं। इनके बीच में मध्य बिंदु O है, जिनके बीच की दूरी हम केवल क्या मान लेंगे, l। क्या मान लेंगे, l। मध्य बिंदु पूरी दूरी 2l, तो आधी हम क्या लेंगे, l। ये चीजें तो हमने देखी थी पहले भी, ठीक। इसके मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर हम जाएंगे तो एक बिंदु हमें यहाँ पर मिलेगा P। इसके मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर हमें एक चीज देखा जाए तो बिंदु A से P तक के बीच की दूरी नहीं पता, यहाँ से बिंदु B से P तक के बीच की दूरी नहीं पता। पहले हम इन दूरियों को दिखा लेते हैं। तो उसके लिए आप देख रहे होंगे कि ये वाली जो रेखा है इस रेखा पर क्या है, लंब, और ये वाली भी जो रेखा है इस रेखा पर क्या है, लंब। आगे चलते हैं। अगर ये लंब है तो इसके सामने एक कर्ण होगी, इसके सामने एक कर्ण होगी, ये भुजा लंब होगी, ये भुजा आधार होगी। लंब रेखा पढ़ने के कारण बना है समकोण त्रिभुज, तो ये आपका कर्ण, ये लंब, ये आधार। कर्ण लंब आधार, कर्ण लंब आधार, सेम। कर्ण लंब, सॉरी, कर्ण लंब आधार, कर्ण लंब आधार। इसका भी आधार, इसका भी आधार सेम है। लंब दोनों के लिए वही काम कर रहा है। हम इसको निकालने के लिए लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। आप यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, लंब कितना है आपका r, तो क्या हो जाएगा r का स्क्वायर प्लस आधार कितना है आपका l, क्या हो जाएगा l का स्क्वायर। यहां से अगर हम कर्ण निकालेंगे तो अंडर रूट के अंदर कितना आएगा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, जो कि हमारी क्या है, कर्ण भुजा की लंबाई। हालांकि हम इसको कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि बिंदु P पर बिंदु A व B से बीच की दूरी हमने निकाली, कितनी आई। बात करें A से P तक की दूरी, तो ये भी हमारी कितनी होगी, अंडर रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। बात करें B से P तक के बीच की दूरी कितनी होगी, तो अंडर रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है, ये हमने यहाँ पर निकाला। आगे देखते हैं, आपने दूरी निकाल ली, उसके लिए हम इसको देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा।
ठीक, बात करें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, तो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या कर बताया था, प्लस वाला प्रतिकर्षी। अगले वीडियो में आपने देखा प्लस वाला प्रतिकर्षी। तो प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो आपकी होगी E1 और कहां पर होगी, बाहर की ओर। माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो आपकी होगी E2 और कहां पर होगी, अंदर की ओर। अभी के लिए आप इतना समझिए। रचना में आप क्या लिखेंगे, एक बार सुन लीजिए। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, जो एक ऐसे परावैद्युत माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक K है, जिस पर -q व +q कूलम आवेश स्थित है, जो एक दूसरे से अल्प दूरी 2l मीटर पर स्थित है। ठीक, जब इसके मध्य बिंदु O को लेते हैं तो इसके मध्य बिंदु O से 8 मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। बाकी आपको अगर लिखित चाहिए, हस्तलिखित नोट, हमने पहले भी कहा है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आइए, वहां पर सारी चीजें आपको लिखित तौर पर प्राप्त होंगी। ज्यादा टाइम को जाया ना करके हम टॉपिक पे चलते हैं, टाइम बहुत लंबा नहीं लेंगे आपका। यहाँ पर देखिए, आप पहले कितना याद रखिएगा कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हमने क्या बताया था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q/r²। तो इसी का हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रयोग करके दोनों बिंदुओं के लिए अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम यहाँ पे प्राप्त करेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं +q कूलम आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप लिखेंगे यहाँ पर +q कूलम आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो +q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आपकी हो जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, वो हम मानेंगे यहाँ पर। देखिए +q के कारण कौन सा गया है, E1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमने कहा ऐसे माध्यम है जिसका परावैद्युतांक K, यहाँ पे क्या हो जाएगा K और इनटू में आपका क्या होगा Q/r²। +q के कारण आवेश तो आपको वही होगा Q/r²। r का काम सॉरी r यहाँ पे स्क्वायर है, लेकिन हम देखें तो +q के कारण बिंदु P तक के बीच की दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे अंडर रूट के अंदर r² + l²। आप यही कहेंगे कि +q के कारण बिंदु P तक के बीच की दूरी क्या है, r² + l²। तो इसका हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर, क्योंकि r रखने के बाद उसका क्या करना पड़ता है, स्क्वायर। तो दूरी रख के क्या करते हैं, स्क्वायर। आपको ये चीज पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट की वैल्यू को कैंसिल करता है, स्क्वायर रूट की वैल्यू को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। तो हमारे पास बचा कितना, हमारे पास बचा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K, और यहाँ पर क्या बचेगा Q अपान, अब हमारे पास केवल बचा r² + l²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये बात क्लियर है। आगे देखिए, +q कूलम आवेश के कारण प्राप्त हो गई। आगे देखते हैं -q कूलम आवेश के कारण। सेम वही प्रोसेस आप यहाँ पे फिर करेंगे। जब आप यहाँ पे फिर लिखेंगे तो आगे देखिएगा आपको अच्छे से दिखना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे क्या हो जाएगा, -q कूलम आवेश के कारण, -q कूलम आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि आपके सामने ज्यादा थ्योरी ना लिखी जाए, लेकिन जो काम की थ्योरी वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, E बराबर सॉरी एक बार देखिएगा, -q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर है, E2, और है कहाँ पर, अंदर की ओर। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, E2, और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K इनटू में Q/r²। क्या -q के कारण बिंदु P तक के बीच की दूरी पता है, जी बिल्कुल, कितनी है, अंडर रूट के अंदर r² + l²। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर r² + l² का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट को क्या कर देता है, कैंसिल।
स्क्वायर रूट को यहाँ पर क्या कर देता है, कैंसिल। तो जब ये रूट को कैंसिल करेगा तो देखिएगा आपको दिखाई पड़ रहा होगा अभी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना, e2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनटू में आप के भी लगा दीजिए इसमें, इनटू में क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि रूट इसमें से कैंसिल हो गया। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करते हैं, आपको पिछला वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा होगा और ध्यान से समझा होगा तो इसमें अभी तक की बातें आपकी क्लियर नहीं होंगी। इसलिए अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो पहले आप जाकर के पिछला लेक्चर देखिए, इसका पार्ट 2 पहले आप यहाँ पे देखिए। अब हम यहाँ पे निकालेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बट उसके लिए आपको कुछ चीज बहुत ध्यान से समझनी है। देखिए हम यहाँ पर बिंदु P को समझें तो बिंदु P दो घटकों में वियोजित हो रहा है। एक बिंदु P आपका जा रहा है ऊपर की ओर, एक ऊपर, आप समझना चाहें तो ये भी कह सकते हैं ये नीचे, यानी कि ये चीज हम यहाँ पे कहना चाहें कि हमारा लंबवत घटक, ये हमारा क्या है, लंबवत घटक। और बिंदु P से एक रेखा इसके समांतर जा रही है, ये वाली रेखा, ये क्या है, समांतर। हमने आपको बहुत अच्छे से समझाने के लिए, आपके समझने के लिए हमने इस फिगर को यहाँ पर बनाने की कोशिश की। हमने ये इसका लंबवत घटक लिया, ये वाली लाइन लंबवत घटक, ये हमने लिया इस पर समांतर घटक। एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर जा रही थी, आप एकदम गौर करके देखिए तो ये ऊपर जा रही है ना, यहाँ से एक ऊपर एक नीचे, ऊपर कौन सी जा रही है, E1, ये क्या हो गया E1, नीचे कौन सी आ रही है E2, ये क्या हो गया E2। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया। एक चीज आप याद रखिएगा कि यहाँ पर जो आपका लंबवत घटक होता है वो साइन थीटा को डिनोट करता है, ठीक, और जो समांतर घटक होता है वो कॉस थीटा को डिनोट करता है। कैसे, इस बात को यहाँ पर देखते हैं कैसे करेगा। देखिए यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है, अगर हम बात करें कि हम इस रेखा पर एक लंब डालने की कोशिश करें और इस रेखा पर एक लंब डालने की कोशिश करें तो आपको यहाँ पे 90, आपको क्या बना यहाँ पे 90, और ये चीज हमारा क्या बनेगा, थीटा। ये एंगल हमारा कितना बनेगा, थीटा बनेगा। एक बार मैं सही कर लें आपको, चलिए ठीक है, आवाज आपको सही आनी चाहिए। यहाँ पे आपने देखा कि हमने इस पर एक बार लंब डाला, ये एंगल कितना बना 90, और यहाँ पे आपका क्या बना थीटा। देखिए यहाँ पे हमको ये 90 के सामने क्या है, कर्ण, 90 के सामने क्या है, कर्ण, तो हमको कर्ण पता है, ठीक है ना, क्या पता है, कर्ण। और यहाँ पे देखा तो 90, अब यहाँ पे हम जब लगाएंगे तो हमको निकालना क्या है, sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब उसके हिसाब से देखें तो हमको लंब तो पता नहीं है, हमको लंब तो पता नहीं है। अब आप निकालेंगे कहां पर इस चीज को, आप निकालेंगे कहां पर इस चीज को। चलिए हम यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं, वहां पे आपको भी चीजें समझानी है तो आप इस चीज को यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। चलिए देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें साइन थीटा की तो क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या हमको लंब पता है, नहीं, लेकिन 90 के सामने जो कर्ण जा रही है ना वो कितनी है, E1, तो हमें लंब तो नहीं पता लेकिन कर्ण कितना पता है, तो आपने कहा कर्ण हमें पता है E1। तो अगर यहाँ से लंब का मान निकालेंगे तो E1 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका बन क्या जाएगा, E1 sin थीटा। ये किसके बराबर हो जाएगा, लंब के, किसके बराबर हो जाएगा, लंब के। तो यहाँ पे हमने पहले का लंब निकाला कितना, E1 sin थीटा। तो यहाँ पर हमारा लंब कितना आ जाएगा ऊपर, ये आप कहेंगे हमारा ये जो लंब है ये आया E1 sin थीटा। क्लियर है। अगर ऊपर E1 sin थीटा है तो सेम प्रोसेस आप इस पे भी जब लंब डालेंगे तो यहाँ भी एंगल बनेगा 90, यहाँ बनेगा थीटा, यहाँ भी कोई ना कोई एंगल बनेगा 90। तो E2 के कारण ये आपकी जो दिशा होगी वो किसकी होगी, E2 sin थीटा। ये लंबवत है ना, एक E1 sin थीटा, एक E2 sin थीटा, ठीक है। अब ये समांतर घटक है, समांतर घटक में आपने यहाँ पर लंब डाला था, एक ये, यानी कि ये 90 बना, ठीक, ये 90 का सिंबल ऐसे दिखा दीजिए, एक ये यानी कि ये 90 बना, तो ये आपका क्या है, समांतर घटक। अब समांतर घटक में देखें तो फिर आपको पता क्या है, आपको पता है कि लंबवत घटक क्या होता है, sin थीटा, समांतर घटक क्या होता है, cos थीटा। तो समांतर घटक में क्या होता है, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। चलिए उसको भी लगाते हैं। आपने कहा cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आपने क्या कहा, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो cos थीटा, क्या आधार आपको पता है, नहीं पता, कर्ण तो पता है ना, 90 के सामने कर्ण कितना है, E1, तो आधार तो पता नहीं है, कर्ण कितना पता हमको, E1। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा। ये किसके बराबर, आधार।
यानी कि हम यहाँ पर देखें तो ऊपर वाले E1 के कारण यहाँ पर आपकी इसकी दिशा क्या हो जाएगी, सॉरी यहाँ पर आपकी इसकी दिशा क्या हो जाएगी E1 cos थीटा, और यहाँ पे आपकी इसकी दिशा क्या हो जाएगी E2 cos थीटा। ये इसकी दूरी है, अलग समझिएगा। ये दिशा इसकी E1 cos थीटा, ये दिशा इसकी क्या हो जाएगी E2 cos थीटा। ये आपके डेरिवेशन का हिस्सा नहीं है, हमने इसको अपनी मदद के लिए यहाँ पर लिया था, आपको बताया तो आपको समझ में आए कि हमने अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली, क्योंकि सिंगल बिंदु आवेश के कारण, सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है, ये आपने पढ़ा होगा। अगर आपको इतनी बात यहाँ पे क्लियर है कि लंबवत घटक sin थीटा होते हैं, समांतर घटक cos थीटा होते हैं। आप देखिए लंबवत घटक एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, तो ये ऊपर और नीचे परिमाण में दोनों समान है, परिमाण में दोनों समान है, परंतु दिशा एक के ऊपर एक के नीचे। बात ऐसे समझिए, अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, मोटी मोटी बात, ये 5 है तो ये भी क्या है 5 है, ठीक है। ऊपर वाला भी क्या है हमारा 5 है, नीचे वाला भी क्या है हमारा 5 है, बट ऊपर वाला पॉजिटिव डायरेक्शन में है, नीचे वाला नेगेटिव डायरेक्शन में है। ये एक दूसरे को क्या कर देगा, निरस्त, एक दूसरे को क्या करेगा निरस्त। तो हमको इनको लेने का मतलब नहीं, सेम परिमाण है परंतु दिशा विपरीत है, कैंसिल कर देंगे, ठीक। एक भाई उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं लेना देना। लेकिन यहाँ पर देखिए समांतर घटक की बात करें, परिमाण भी समान, दिशा भी परिमाण प्लस, यानी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में होने के कारण एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो आइए यहाँ पर हम आगे बात करते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, अतः इस प्रकार बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, आप यहाँ पे लिखेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए ये लिखने से पहले आपको थोड़ा 2-3 लाइन लिखनी पड़ेगी, हमने कहा ना हम आपको नोट्स में लिख करके दे देंगे, आप वहां से कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे आप समझिए थोड़ा, आप क्या लिखेंगे, चूंकि बिंदु P को दो घटकों में वियोजित करने पर एक घटक लंबवत हो जाता है, एक घटक समांतर हो जाता है। लंबवत घटक परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, परंतु समांतर घटक परिमाण में भी समान और एक ही दिशा में होने के कारण ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर बिंदु P पर आप क्या निकालोगे, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे, तो आपका यहाँ पे हो क्या जाएगा, ये आपको हो जाएगा E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। बात करें, आपको E1 का मान भी पता है, E2 का मान भी पता है, आप जल्दी से यहाँ पर पुटअप कीजिए, जल्दी कीजिए, कितना हो जाएगा आपका E बराबर, ये आपका E1 का मान कितना आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के, ठीक, और इनटू में Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हो जाएगा इनटू में, इसके साथ जुड़ा क्या है cos थीटा प्लस इतना मान किसका हो गया E1 का हो गया। दूसरी पुटअप करते हैं E2 का मान, E2 का मान कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के इनटू में Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इनटू में इसके साथ भी क्या है आपका cos थीटा। इतनी बात क्लियर है। अगर आप गौर से देखिए तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका E1 का मान जो है वो भी आपको दिया गया है, E1 का मान आपको दिया गया है, ठीक, ये भी आपका क्या है सेम चीज दिया गया है, और ये भी आपका क्या है सेम चीज दिया गया है, ठीक, दोनों आपको मान यहाँ पे सेम दिए गए हैं। आगे देखते हैं, ये भी आपका एक बार, ये भी आपका एक बार, तो कितनी बार टोटल होगा 2 बार टोटल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली अगर इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं E बराबर 2 into 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के इनटू में Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इनटू में cos थीटा। ये प्रोसेस समझिएगा आपका कैसे आया है। हमने क्या किया, ये चीज पूरी एक बार, ये चीज पूरी एक बार, सेम सेम चीज। अब सेम चीज अगर 2 बार है तो उसको हम 2 बार लिख सकते हैं ना, एक बार ये एक बार है तो डायरेक्टली में यहाँ पे 2 लगाकर उसी चीज को एक बार लिखते हैं, मतलब वो चीज हमको 2 बार दी गई थी। आगे करते हैं तो आगे हमारा हो जाएगा E बराबर 2 into 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के इनटू में Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इनटू cos थीटा।
अब हमको यहाँ पर करना क्या है, हमको यहाँ पे cos थीटा का मान निकालना है। ठीक, अगर cos थीटा का मान निकालेंगे, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक, तो यहाँ पे आप लिखना चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कितना, आप यहाँ पे लिखोगे चूंकि cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। चलिए एक एक चीज है, ये कोई भी एक त्रिभुज आप लीजिए, चाहे AOP चाहे BOP, कोई भी एक लीजिए है, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। 90 के नीचे आधार, 90 के सामने कर्ण, 90 के नीचे L, 90 के सामने ये, यानी कि आधार का मान आपको कितना दिया गया है, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार क्या दिया गया है, L बटे में कर्ण कितना दिया, चाहे इसको चाहे दस, देखिए कर्ण कितना दिया गया है, अंडर रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है दोस्तों। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आगे देखते हैं, आगे देखेंगे कितना हो जाएगा हमारा। यहाँ पर हमको दिया गया है cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ठीक, तो हमको आधार का मान कितना दिया गया है, l। ठीक, कर्ण का मान हमको कितना दिया गया है, अंडर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, अंडर के अंदर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो यहाँ पे जब पुट अप करेंगे तो cos थीटा का मान हमारा कितना हो जाएगा, cos थीटा का मान होगा l अपान अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, कितना हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक, आगे करते हैं, आगे क्या हो जाएगा, e बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू में, देखो 2ql एक साथ ले लें, कितना हो जाएगा 2ql बटे में, ध्यान से समझिएगा यहाँ वाला प्रोसेस, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। देखिए इसकी घात कुछ नहीं है तो एक मान सकते हैं, एक मान सकते हैं। और आप एक चीज याद रखिएगा कि कोई भी नंबर अगर रूट में हो तो उसको हम लिख सकते हैं रूट की पावर, सॉरी नंबर की पावर हाफ। क्यों, क्योंकि इसको पढ़ा जाता है स्क्वायर रूट। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं, नंबर की पावर हाफ, यानी कि इसकी पावर कितनी है, एक, इसकी पावर कितनी है, आधी। तो यहाँ पर करेंगे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/2। क्यों, क्योंकि गुणे में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। गुणे में बेस बराबर हो तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। बेस दोनों का बराबर था, इसकी पावर 1 थी, इसकी पावर हाफ थी, तो एक में हमने हाफ को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो यहाँ पर देखिए आधा, जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना होगा। साथ ही साथ हम एक स्टेप को आपको और यहाँ पे समझा दे रहे हैं, ज्यादा बड़ा आपका ना हो जाए ये क्या चीज, क्योंकि आप पढ़ चुके हो चूंकि जो 2ql होता है ये बराबर किसके होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण p के। क्यों, क्योंकि हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण ही यहाँ पे निकालें भैया। ठीक, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण जब आप निकालोगे तो वैद्युत द्विध्रुव तो बताना ही पड़ेगा भैया। तो इसीलिए आपने क्या किया, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा कि 2ql बराबर क्या होता है, p। हम इसको रिप्लेस करेंगे, जी बिल्कुल। चलिए आगे करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, e बराबर, ये आपका कितना होगा, थोड़ा हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, ध्यान समझिए। e बराबर आपका कितना हो जाएगा, थोड़ा स्क्रॉल कर नीचे, e बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू में 2ql को आपने क्या माना, p, और बटे में ये कितना हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की होल पावर 2 एकन्नम 2, 2 1 3, देखो 2 एकन्नम 2, जितना गुणा करने पे उसको जोड़ दो, 2 एकन्नम 2 तो 2 1 3, 3/2। वैसे भी एक में आधा जोड़ेंगे 3/2 ही तो आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एक स्टेप आप इनको बता दीजिए, क्या बताएंगे, वही चीज जो आप बार बार करते हो। क्या बताओगे, आप यहाँ पे लिखोगे चूंकि जो r है वो मच मेनी मोर ग्रेटर देन l, इसलिए l को नगण्य मानकर छोड़ने पर, L को क्या करो, नगण्य मान करके आप छोड़ दो। L को आप नगण्य मान करके छोड़ोगे तो आपका हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा E बराबर कितना हो जाएगा आपका 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू में, ऊपर बचा P बटे में कितना है आपका r स्क्वायर। अब देखो इसको तो नगण्य मान के छोड़ ही दिए, तो घात के ऊपर घात आती है तो घात का क्या हो जाता है, गुणा, तो क्या हो जाएगा 3/2। यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ भैया स्क्वायर से स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे हम थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आगे आपका क्या बचा। ठीक, आगे देखिए आपका क्या बचा। यहाँ पे हमने क्या किया भैया, हमने L को देखा, भैया R बहुत बड़ी दूरी है, L बहुत छोटी दूरी है। भैया 2L तो पहले अल्प थी, और छोटा कर दिया, वो छोटी हो गई, तो L को नगण्य मान के छोड़े, बचा क्या, R। ठीक, अब जब R आपका बचा है तो घात के ऊपर घात, तो इसलिए घात के ऊपर घात का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे आगे देखिएगा,
2 से 2 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपका यहाँ पे बचेगा कितना, यहाँ पे आपका बच जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, इंटू में क्यू अपान, सॉरी क्यू नहीं है वो पी है, इंटू में पी, क्या बचा यहाँ पे पी आर स्क्वायर से स्क्वायर घात करके यहाँ पे 2 से 2 बचा क्या यहाँ पे आपका आर क्यूब। यही होता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परंतु ये तब है जब प्लेटों के बीच सॉरी कह सकते हो जब वैद्युत द्विध्रुव आपका एक ऐसे माध्यम में रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक के है। लेकिन हमने कहा था ना, मान लीजिए निर्वात या वायु के लिए पूछे तो आप यहाँ पे एक पॉइंट बना के लिखिएगा, निर्वात या वायु के लिए, ठीक, निर्वात या वायु के लिए आपका यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होगा, ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q अपान R क्यूब। ठीक, ये हो जाएगा जब प्लेटों के बीच निर्वात या वायु भरी हुई होती है तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। क्यों? क्योंकि निर्वात या वायु के लिए हमने कई बार आपको बताया है, निर्वात या वायु के लिए के का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक, इस प्रकार ये हमें प्राप्त हो जाता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये रहा दोस्तों हमारा आज का डेरिवेशन जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें आपने देखा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें आपको क्या समझनी है, डायग्राम में जो चीजें आपको निकालनी है, यदि आपने वो चीजें अच्छे से निकाली हुई हैं तो ये डेरिवेशन आपको अच्छे समझ में आएगा। एक बार डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिएगा, एक बार इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि आपको अभी ये वीडियो एक बार नहीं समझ में आया है आप इसको एक बार दोबारा देखने की कोशिश कीजिए। यदि आप इसे दोबारा देखते हैं हम आपको पूरा आश्वासन दिलाते हैं कि यह वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा और कोई डाउट नहीं रहेगा। जो चीजें छोटी छोटी यहाँ पे समझाने लायक थी वो चीजें हमने आपको यहाँ पर समझाई और अंततः हमें जाकर के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त हो जाता है। दोस्तों वीडियो भले बढ़ा जाएगा लेकिन हम ये आपको बता चुके हैं कि वीडियो समझा के ही हम आपके सामने से हटेंगे, इसलिए यहाँ पर ये चीज आपको बताया गया। जो थ्योरिकल चीजें थी, जो रचना थी, जो यहाँ पे पॉइंट थे कि भैया लंबवत था तो क्या हुआ, समांतर था तो क्या हुआ, वो चीजें हमने आपको बताई। फिर भी आपको नहीं समझ में आया, आप उन चीजों को पूरा लिखित तौर पर पाते हैं तो हम आपको बता दें भैया। उसके लिए आप हमारे जाइए कहां पर, टेलीग्राम चैनल पर, जहां आपको हस्तलिखित नोट या पीडीएफ, स्टडी मटेरियल या पढ़ाई से लिखाई संबंधित आप सभी डॉक्यूमेंट्स वहां के आपको प्राप्त हो जाएंगे। और यदि आपको मोटिवेशनल लाइनें चाहिए, आपको पढ़ाई में थोड़ा सा आपको उत्साह चाहिए, जोश चाहिए, तो आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी राही सर 5587 पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी आप हमारा यूट्यूब चैनल तो देख रहे हैं राही एकेडमी। तो दोस्तों इस प्रकार आज का यह टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। तो हम फिर मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में एक नए अंदाज में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप बने रहिए राही एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच।